हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, आपको पता है सबसे पहले हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करती है तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर चले जाते हैं। एक अपने रास्ते चली जाएगी और एक बॉडी अपने रास्ते चली जाती है। देखिए, एक बॉडी थी, उसके साथ दूसरी बॉडी ने कोलाइड किया। जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन के तुरंत बाद क्या होगा, दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगी। क्लियर है? लेकिन जो एक इसका अपोजिट होता है, देखिए इलास्टिसिटी में क्या है, मान जैसे बॉडी ने कोलाइड किया वो दूर दूर हो गए, और इसका उल्टा होता है इन इलास्टिसिटी। अगर बॉडी में सेपरेशन कम हो रही है एक दूसरे से, तो मतलब कि वहां इलास्टिसिटी की कमी है। क्लियर है? तो परफेक्टली इन इलास्टिसिटी क्या होगी, जब एक बॉडी आई दूसरी से टकराई और उससे अलग ही नहीं हुई, तो मतलब वहां पर इलास्टिसिटी नहीं है। क्लियर है? वहां पर क्या नहीं है? इलास्टिसिटी नहीं है। तो अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब कि बेटा, जब एक बॉडी आई दूसरी से टकराई और उसी के साथ चिपक गई और फिर उसी के साथ उसने मूव किया आगे, तो हम इस कोलिजन को क्या बोलते हैं? परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? अब मान लीजिए सपोज एक गाड़ी मूव कर रही है, हमने क्या किया, मड लिया और गाड़ी के ऊपर गिरा दिया, तो वो मड एज इट इज गाड़ी के ऊपर जाके चिपक गया। क्लियर है? वापस नहीं आया वो गाड़ी से टकरा के, बस गाड़ी पे ही चिपक गया। तो क्या होगा, अब वो मड उस जो गाड़ी के साथ ही मूव कर रहा है ना। क्लियर है? मड क्या है, गाड़ी के साथ ही मूव कर रहा है, तो वो कोलिजन कैसा, इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो बात समझ में आई? मतलब इलास्टिसिटी की जितनी ज्यादा कमी होगी उतना अच्छा इन इलास्टिक माना जाएगा। क्लियर है? तो इन सच ए कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो मूव करती हैं तो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। ठीक है? दोनों सेम वेलोसिटी के साथ बॉडीज मूव करेंगी। अब देखिए बेटा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये एक बॉडी है अपने पास जिसका मास है m1। क्लियर है? और ये यहां पर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m2। बॉडी A नाम देते हैं इसको नाम देते हैं B। ये है एट रेस्ट, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, ये रेस्ट पर है, और ये मूव कर रही है बेटा इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ। ये सिचुएशन है अपनी बिफोर द कोलिजन। क्लियर? फिर ये दोनों बॉडीज यहां पर कोलाइड करेंगी एक दूसरे के साथ, मास इसका m1 और जो दूसरी बॉडी है इसका मास m2। क्लियर? अब ये दोनों ही एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते आफ्टर द कोलिजन। ये सिचुएशन है बेटा कोलिजन के बाद की। देखिए, ये आई, इसके साथ टकराई, दोनों जुड़ गए एक दूसरे के साथ और आगे चलने लग गए। क्लियर है? ये बॉडी A और ये बॉडी B। तो इस टाइप के कोलिजन को बोला जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कीजिए। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम तो हर केस में कंजर्व्ड रहेगा, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या कोलिजन इन इलास्टिक हो। क्लियर है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन that is equals to the momentum after collision।
ठीक है, अब कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना है, इस बॉडी का देखिए मोमेंटम निकालिए आप, m1 u1 प्लस, अब ये बॉडी तो रेस्ट पर है, इसके अंदर मोशन ही नहीं था, तो इसका मोमेंटम तो जीरो हो गया ना, वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो, इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम कितना है बेटा, इसका m1, अच्छा देखिए दोनों की वेलोसिटी v है, तो मैं इसके मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, m1v, और इस बॉडी का मोमेंटम m2v, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, देखिए दोनों में v कॉमन है, तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 इंटू में v। क्लियर है बेटा, समझ में आया यहां से। अब हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी v, तो यहां से आप निकाल सकते हो v इज इक्वल्स टू द m1 u1, ये m1 u1 हमने एक तरफ रखा और ये इधर डिवाइड में आ गया, m1 प्लस m2। क्लियर बेटा जी, देखिए अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये मतलब कोलिजन के बाद किस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, इजी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आप एक काम करते हैं, अब देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसके बाद समझते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो देखिए बेटा आप जरा यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी v की वैल्यू आई थी वो कितनी थी, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब देखिए आपको पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है, तो लिखेंगे आप यहां पर द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब कितना लॉस हुआ देखिए, उसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा के। क्लियर है, अब शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के एफ। क्लियर है, अब शुरू की काइनेटिक एनर्जी देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, फर्स्ट बॉडी मोशन में थी तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, और जो फाइनल बॉडी है वो तो रेस्ट पर थी, और जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पर थी, फर्स्ट बॉडी मोशन में थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, अब दोनों बॉडी मूव करने लग गई, मास टोटल हो गया m1 प्लस m2, क्योंकि बोथ बॉडीज आर मूविंग, वेलोसिटी कितनी v के साथ। क्लियर है, इस वेलोसिटी से दोनों मूव करें, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल है। अब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लें तो टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। देखिए डेल्टा के इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये मान लीजिए अपने पास थी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 दोनों का यूज करना है, यहां से v की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, तो अब देखिए आप डेल्टा के इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, v की वैल्यू ये रही, यानी कि m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है, इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखिए आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम, दैट इज 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2, अब इससे ये स्क्वायर कैंसल, m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर। क्लियर है, डिवाइडेड बाय m1
प्लस m2। ये देखिए बेटा, पहले आप ये समझिए यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं, देखिए आप 1/2 m1 u1 स्क्वायर यहां भी है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर यहां भी है, तो दोनों में से ये टर्म को कॉमन निकाल लीजिए। देखिए डेल्टा के इज इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ये मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां बच गया 1 माइनस, यहां से ये चला गया, यहां से एक m1 गया है, स्क्वायर था तो यहां पर केवल एक m1 बचेगा, u1 स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर चला गया, डिवाइड में m1 प्लस m2। क्लियर है बेटा? देखिए आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। क्लियर? तो चलिए अब इसको हम करते हैं आगे कंटिन्यू। अब डेल्टा के यानी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1, अच्छा ये था 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसका एलसीएम लीजिए, m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने m1 प्लस m2, और ये माइनस का m1 ऑलरेडी यहां पर है, माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब देखिए क्वेश्चन अपना ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहां से m1 कैंसल, तो आपके पास बचेगा बेटा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं अपने रिजल्ट को, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 स्क्वायर। तो क्लियर है बेटा? देखिए ये आ चुका है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया या कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्लियर है? अब ये वैल्यू देखिए प्लस में ही आएगी, यहां पर कोई नेगेटिव टर्म वाली चीज नहीं है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, u1 की वैल्यू भी पॉजिटिव, और उसको स्क्वायर करके तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है, so delta K is positive, that is there is some loss of kinetic energy। इसका मतलब ये तो पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसे आ चुकी है आपकी, पॉजिटिव आ चुकी है। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है तो वो एनर्जी कहां गई, या तो साउंड एनर्जी में चली जाएगी, कुछ हीट एनर्जी में, या कुछ और टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? सो लिख सकते हो आप, दिस लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू द साउंड और हीट, साउंड, हीट और लाइट एटसेट्रा। मतलब ये इनमें से किसी भी फॉर्म में जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक के समझ में आ गया होगा। तो चलिए काम कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बेटा, अपना जो भी रिजल्ट आया था उसको मैंने यहां पर लिख दिया, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यहां मैंने वेलोसिटी v की वैल्यू निकाली थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। क्लियर है? तो अभी देखिए आप यहां पर फाइंड आउट कीजिए वैल्यू। मैं kf को ki के साथ डिवाइड करता हूं, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रेशो फाइंड आउट करते हैं। देखिए ऊपर लिखेंगे आप 1/2 m1, सॉरी यहां पर वेलोसिटी v भी आएगा, प्लस m2 इंटू में v का स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर। क्लियर है बेटा? देखिए अब 1/2 से 1/2 कैंसल,
तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचता है, के एफ इज इक्वल्स टू, एक मिनट, जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आई थी, दैट इज हाफ m1। हाँ ठीक है, तो अब यहां पर आप चीज देखिए, ये तो है m1 प्लस m2, नीचे ये m1, u1 का स्क्वायर है, ओके u1 का स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई में v का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी v की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये रही, देखिए यहां से m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वेलोसिटी v की वैल्यू है, इसका स्क्वायर है यहां पर, तो हम भी क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? बस अब तो आपको इसे ओपन करना है कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो के एफ अपॉन के आई दैट इज इक्वल्स टू, देखिए ये m1 प्लस m2 की पावर 1 है और इधर पावर 2 है, तो केवल एक बचेगा नीचे, m1 प्लस m2। क्लियर है? u1 का स्क्वायर है, यहां भी ये u1 का स्क्वायर है, तो ये कैंसल। क्लियर? अब यहां पर क्या है, m1 और यहां m1 का स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा बेटा जी m1, तो ये आपका आंसर आएगा, के एफ अपॉन के आई की वैल्यू। देखिए m1 प्लस m2 का स्क्वायर है और इधर पावर 1, तो नीचे बचेगा केवल एक पावर बचेगी। ठीक है, m1 है सिंगल, ऊपर m1 का स्क्वायर, तो ऊपर एक m1 बचेगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियर है बेटा, के एफ अपॉन के आई की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब जरा आप खुद समझिए, जो ऊपर वाली टर्म है यानी कि ये m1, ये लेस होगी किससे, m1 प्लस m2 से, इससे लेस ही तो होगी, ये कुछ बड़ा ही होगा इससे, तो इसका मतलब जो m1 अपॉन m1 प्लस m2 है, इसको मैं अगर इधर ले आऊं नीचे, तो ये लेस देन 1 होगा, लेकिन ये तो अपना इसके इक्वल है, तो इसका मतलब सो द के एफ अपॉन के आई इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब हुआ, के एफ इज लेस देन के आई, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, ये अपना प्रूव हो चुका है। हेंस द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन the kinetic energy after the collision is that is less than the kinetic energy before the collision। तो ये बताइए बेटा, देखिए आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से, क्लियर है? अच्छा, अगर हम यहां पर अब एक स्पेशल केस लें, ये क्लियर है, समझ में आए यहां तक? अगर मान लीजिए कि m2, एक पर्टिकुलर केस लेते हैं जिसमें m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, जो सेकंड बॉडी का मास है वो फर्स्ट बॉडी के मास से बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा? जो m1 है ऊपर, ये तो बहुत ही स्मॉल है, डिवाइड में टर्म काफी लार्ज आ गई, m1 प्लस m2, तो ये जो आंसर है ना अपना नियर अबाउट 0 को अप्रोच करेगा, मतलब बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि हम उसकी वैल्यू को ऑलमोस्ट 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है, तो ओवरऑल टर्म डिवाइड में ज्यादा हो गई, और जब डिवाइड में कोई टर्म जितनी बड़ी होती है आंसर उतना छोटा आता है अपना, तो ये आंसर अपना 0 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो इसका मतलब देखिए, अगर ये वैल्यू अपनी 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब के एफ अपॉन के आई भी 0 को अप्रोच करेगा, के एफ अपॉन के आई इट विल अप्रोच टू द 0। क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका है आपको यहां तक? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी।
के आई को उधर 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, द वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन विल बी 0 इफ द मास ऑफ सेकंड बॉडी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द फर्स्ट बॉडी। क्लियर? सेकंड बॉडी का मास अगर पहली बॉडी के मास से बहुत ज्यादा है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। अब इसका एक एग्जांपल समझें। एक दीवार है, ठीक है, दीवार का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर एक बुलेट फायर करें, हम बंदूक से गोली चलाई और सीधा दीवार के अंदर, तो क्या दीवार मूव करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दीवार का मास बहुत ज्यादा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई ना। तो ये देखिए मास, ये दीवार का सेकंड बॉडी थी जो वेरी वेरी ग्रेटर देन फर्स्ट बॉडी, बुलेट के मास से दीवार का मास है वो बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपनी 0 आई। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो ओके बेटा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।